हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने राष्ट्रीय जगत की एक सबसे महत्वपूर्ण खबर लेकर। खबर निकल कर आई है, ब्रिटेन से वापस लौटा है गिरवी रखा 100 टन सोना। ऐसा क्या हुआ था कि हमने एक ऐसे देश जिसने लगभग 200 वर्ष हमारे ऊपर शासन करा, हमारे ऊपर जुल्म करे, उसी देश के अंदर हमने हमारे देश की जो सबसे बड़ी धातु होती है या बोले सबसे महंगी प्रीशियस धातु, हमारे देश की इज्जत हमने उसके पास गिरवी रख दी। ऐसा क्या हुआ कि भारत देश ने अपने देश के जितने रिजर्व थे सोने के, उस सभी के सभी ब्रिटेन के पास में गिरवी रख दिए। जानेंगे आज के इस पूरे वीडियो लेक्चर में, क्या ये वही सोना वापस आया है या कोई ये दूसरा सोना है। ये भी एक प्रकार का ट्विस्ट है इसके अंदर। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है सन 1947 से। सन 1947 के अंदर ये जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन देश हमारे देश को लूट खसोट कर भारत को सोने की चिड़िया से एक कंगाल देश बनाकर वापस लौटता है। सन 1947 में ब्रिटेन की रवानगी होती है। भारत उस समय एक बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड देश था, मतलब विकासशील भी नहीं कह सकते, हमारे पास में भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत कम थी। उस समय देश बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था। ऐसे समय के अंदर देश ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करा। देश आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गए। बात आई सन 1990 के आसपास। सन 1990 के आसपास कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि भारत के पास विदेशी सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं था। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो भारत अपने यहाँ तो बना लेता था उस समय तक, पर कुछ चीजें हमें बाहर से मंगानी पड़ती थी। उन सब में एक चीज प्रमुख हुआ करती थी तेल, या बोले तो कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। ये हमारे देश के अंदर उपलब्ध नहीं होते, तो ये उस समय भी और आज के समय भी हमें विदेशों से आयात करना पड़ता था। और आयात करने के लिए हमारे पास उस समय धन नहीं था। भारत ऐसी परिस्थितियों में आ गया था, भारत के पास इतना ज्यादा भुगतान संतुलन बिगड़ गया था। भुगतान संतुलन किसे बोलते हैं कि हम बाहर से मंगाते जा रहे हैं, सामान मंगाते जा रहे हैं और उस सामान को मंगाने के बाद में हम हमारे देश से सामान बाहर बहुत ज्यादा कम भेज रहे हैं। तो सर ये क्या मैटर, ये क्या रिलेशन रखता है सामान मंगाना सामान भेजना। तो एक बात आप ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हमें तेल की जरूरत है, हमारे पास तेल की कमी थी, हम मार्केट से तेल मंगा रहे हैं, तो तेल मंगा रहे हैं तो तेल मंगाएंगे तो तेल देश में आएगा, पर इस तेल को मंगाने के लिए हमें कुछ देना पड़ेगा। तो हमने बोला ये लो भैया, एक काम करते हैं, अरब देश, खाड़ी देश, जो भी तुम तेल दे रहे हो, एक काम करो हमारे पास से हमारा रुपया ले लो। तो ये लोग बोलते हैं कि हम तुम्हारे पास से रुपया क्यों ले लें, तुम्हारा रुपया तो कहीं चलता नहीं है। तो हमने बोला फिर क्या चलता है, तो बोलते हैं हमारे पास तो डॉलर चलता है। पूरी दुनिया के अंदर किसी भी देश के साथ में अगर हमें ट्रेड करना हो, अगर हमें उसके साथ में बिजनेस रिलेशन रखना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डॉलर के अंदर व्यापार करना पड़ेगा। तो उस समय हमारे पास ऐसी अवस्था आ गई थी सन 1990 के आसपास कि हमारे पास तेल खरीदने के लिए भी डॉलर उपलब्ध नहीं। ठीक है, तो उसी समय फिर क्या हुआ, हमने अलग अलग जगह प्रयास करे, हमने हमारे मित्र देशों से संबंध स्थापित करने का प्रयास करा, पर हमारे पास कोई भी मतलब विकल्प उपलब्ध निकल कर नहीं है। तो इस समय क्या हुआ, भारत सरकार ने अपने देश का जो सोना था, उस समय भारत ने क्या करा, नेगोशिएशन करा। नेगोशिएशन करने के बाद में हमारे देश का जो सोना था, वो सोने को हमने गिरवी रख दिया, क्योंकि हमारे पास और कोई भी मतलब विकल्प उपलब्ध नहीं था। विकल्प उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भारत ने अपना जो सोना ब्रिटेन के जो बोला जाए बैंक है, ब्रिटेन के बैंक के अंदर हमने गिरवी रख दिया। तो सभी देश ऐसा करते हैं क्या? हाँ, ब्रिटेन एक बहुत बड़ा हब है, मंडी बोले तो, जहां पर सभी देशों का लगभग क्या करता है, सोना अपने पास में रिजर्व रखता है। ब्रिटेन का जो बैंक है, ठीक है, इंग्लैंड का जो बैंक है, उस बैंक के नीचे लगभग 9 बहुत बड़े तहखाने बनाए गए हैं। उन तहखानों के अंदर अलग अलग देशों का जो सोना होता है, उस सोने को गिरवी रखने कर यहाँ पर जो धन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। तो ये जो भारत का उस समय का सीन था सन 1990 के आसपास, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास धन नहीं था कि हम मार्केट से कुछ सामान खरीद लें। इस भुगतान संतुलन को सुधारने के लिए हमने यहाँ पर सोना रखा। अब सोना रखा तो एक प्रश्न हमारे सामने सबसे बड़ा ये उत्पन्न होता है, क्या सोना ही गिरवी रख सकते थे? अब हमारे पास एक विकल्प उपलब्ध निकल कर आता था कि हम हमारे जो पड़ोसी देश हैं या जो बड़ी बड़ी कंट्री है, उनसे हम बोले कि भैया हमें क्या दे दो, डॉलर दे दो, ताकि हम हमारे जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए, भुगतान संतुलन को एक सही स्तर पर ला पाए। तो वो देश हमारे सामने क्या रखते थे, एक प्रपोजल रखते थे कि आप हमारे देश की कंपनियों को भारत के अंदर आ जाने दो, भारत के अंदर उन्हें यहाँ पर व्यापार करने। पर भारत
एक ऐसा देश था जो लगभग 200 सालों तक गुलामी की बेड़ियों के अंदर जकड़ा रहा। ये वही समय था लगभग सन 1600 के अंदर भारत के अंदर जो राजाओं का राज हुआ करता था। बाहर से कंपनी आई थी व्यापार के लिए कि हमें व्यापार कर लेने दो, और उसी कंपनी ने धीरे धीरे व्यापार के साथ में राजनीतिक स्थिरता को बिगाड़ा, राजनीतिक अस्थिरता लाने के बाद में देश के ऊपर कब्जा करा और लगभग 200 सालों तक पूरे भारत के अंदर राज करा। तो भारत दूध का जला हुआ था, इसलिए वो छाछ भी फूक फूक कर पीता था। सन 1947 के अंदर जब देश आजाद हुआ था, तभी देश के जो बड़े बड़े लीडर थे उन्होंने अपने देश के अंतर्गत इस प्रकार की पॉलिसी लेके आ गए थे कि भैया अब हम आगे भविष्य के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी विदेशी कंपनी को भारत के अंदर नहीं आने देंगे। भारत के अंदर इनको आना है तो फिर क्या होगा, तो फिर इन्हें क्या करना पड़ेगा, हमारे रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। भारत पहले 1947 के बाद तो बहुत लंबे समय तक यहाँ पर विदेशी कंपनियां नहीं आई थी, पर धीरे धीरे हमें पैसे की आवश्यकता पड़ी, हमने नेगोशिएशन करा। नेगोशिएशन करने के बाद में यहाँ पर भारत ने धीरे धीरे एक शब्द चलता था लाइसेंसीकरण। लाइसेंसीकरण के तहत यहाँ पर विदेशी कंपनियों को धीरे धीरे आने देता था। मतलब कोई कंपनी आएगी तो पहले हम पूरी उसकी जांच करेंगे, उसका इंटेंशन चेक करेंगे, उसके बाद ही हम उसे भारत देश के अंदर आने देंगे। भारत देश के अंदर आने पर भी उसे लाइसेंस लेना पड़ता था, और लाइसेंस लेने के लिए बहुत बड़ा क्या होता था, यहाँ पर स्कैंडल चलते थे। जो बड़े बड़े कलेक्टर हुए, बाबू हुए, सरकारी अफसर हुए, इन्हें घूस देना पड़ता था। घूस देने के बाद में इस कंपनी को लाइसेंस मिलता था और फिर ये अपना व्यापार चालू कर पाती थी। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां थी जो उस समय तक भारत में आ रही थी और भारत के अंदर बिजनेस कर रही थी। पर एक बहुत बड़ा कंपनियों का नंबर ऐसा था जो भारत की इस तुष्टीकरण के साथ, भारत की सरकार ने तो ऑफर दे दिया था कि लाइसेंस ले लो राजो, पर यहाँ पर जो भ्रष्टाचार चलता था, बड़े बड़े अफसरों का भ्रष्टाचार चलता था, उस भ्रष्टाचार के कारण कंपनियां नहीं आ पा रही थी। तो हमने हमारे दोस्तों से बोला, हमारे जो मित्र राष्ट्र थे उनसे बोला, तो उन्होंने हमारे सामने यही प्रस्ताव रखा कि आप हमारे देश के अंदर, आप अपने देश के अंदर हमारी कंपनियों को आजाद दो, उसके बदले हम आपको क्या कर देंगे, यहाँ पर पैसा दे देंगे। तो भारत ने वो भी करा। भारत देश की नीति थी, भारत देश की नीति क्या थी कि अगर हमें पैसा चाहिए, हमें तो पैसा चाहिए, हम इन देशों से मांग रहे हैं सर हमें पैसा दे दीजिए, हमें पैसा दे दीजिए, डॉलर दे दीजिए। तो ये हमारे सामने प्रपोजल क्या रखते हैं कि अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको आपके देश के अंदर हमारी कंपनियों को लाना पड़ेगा, ठीक है, आपको आपके देश के अंदर हमारी कंपनियों की एंट्री करानी पड़ेगी। पर भारत एक छवि बनाकर चल रहा है 1947 से कि हम हमारे देश के अंदर विदेशी कंपनियों को स्वीकार नहीं करेंगे, बाहरी कंपनियों को आने नहीं देंगे। तो अब क्या रास्ता निकलता है, तो रास्ता ये निकल कर आता है कि भारत के पास बहुत सारा सोना है। तो भारत सरकार ने आरबीआई के पास में सोना जमा था, उस सोने को धीरे धीरे क्या करा, विदेशों के अंदर स्थानांतरित करा। इंग्लैंड की जो बैंक थी, इंग्लैंड और जापान की बैंक थी, उन बैंकों के अंतर्गत स्थानांतरित करा और वहां से कुछ धन अर्जित करा। पर यहाँ पर क्या हुआ, ये जो काम हो रहा था, हमारा जो सोना विदेशों में जमा हो रहा था, उस जमा होने के बदले हमें धन उपलब्ध कराया जा रहा था। हम भारत चाहता था कि हमारी छवि धूमिल ना हो कि हमने विदेशी कंपनियों को आने नहीं दिया, पर साथ साथ हमारा काम भी होता जाए चुपचाप इस सोने को ले देकर। पर विदेशी मीडिया हमेशा से भारत के ऊपर नजरें गड़ाए रहती है। यहाँ पर जो क्या है, एक विदेशी अखबार था, उसने इस खबर को प्रकाशित कर दिया, सीक्रेट सेल ऑफ गोल्ड बाय आरबीआई अगेन। मतलब भारत सरकार द्वारा गोल्ड बेचा जा रहा है, उस गोल्ड के बदले यहाँ पर जो सरकारें हैं, विदेश की जो सरकारें हैं, वो भारत को धन उपलब्ध करा रही। तो भारत के मुंह पे ये उस समय बहुत बड़ा तमाचा था। भारत के मुंह पे ये सबसे बड़ा तमाचा था कि आपके पास अब धन ही नहीं है, और उस धन को प्राप्त करने के लिए, कुछ पैसे प्राप्त करने के लिए आपको आपके देश के गोल्ड को, आपके देश के सोने को बेचना पड़ रहा है। तो यहाँ पर भारत के सामने सबसे बड़ा संकट उत्पन्न हुआ था। धीरे धीरे फिर हमें पैसे की जरूरत पड़ी, तो फिर हमने हमारा दूसरा यहाँ पर क्या करा, एक स्टांस खेल। पर अंततः कुछ समय ऐसा आया, सन 1990 के आसपास एक ऐसा समय आया कि हमारे पास तेल की उपलब्धता बहुत कम हो गई थी, और तेल की उपलब्धता कम हुई और धीरे धीरे हमारे डॉलर भी क्या हो गए, खत्म होने लगे। और इसी बीच सन 1990 के आसपास जो हमारा सबसे बड़ा उस समय का तेल प्रोड्यूसिंग कंट्री था इराक, इराक के ऊपर संकटग्रस्त हो गया। संकटग्रस्त स्थिति क्या हुई, उसने अमेरिका के साथ ना बोला जाए, उसने अपने आसपास के जितने देश थे उनके ऊपर हमला बोल दिया। अब आसपास के देशों के ऊपर जब उसने हमला बोला, तो हमले के अंतर्गत यहाँ पर अमेरिका सामने उभर कर आया। वो बोला कि मैं विश्व का लीडर हूं, तो मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। और अमेरिका ने उसके ऊपर तरह तरह के सैंक्शन लगाए। तरह तरह के सैंक्शन लगाए तो समझने वाली बात है, उस क्षेत्र विशेष में युद्ध चल रहा है, भारत उस क्षेत्र विशेष से ही क्या करेगा, तेल लेगा। तो उस अवस्था में तेल लेने जाएगा कौन,
तो यहाँ पर धीरे धीरे ऑयल के प्राइस और बढ़ने लगे। भारत का पैसा भी कम होता जा रहा है, भारत के पास तेल भी कम होता जा रहा है और धीरे धीरे यहाँ पर ऑयल के प्राइस भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इराक का संकट सबसे बड़ा उत्पन्न होकर आया था, जिसने भारत की स्थिति को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया। जो आज की स्थिति पाकिस्तान की हो रही है कि पाकिस्तान के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, धीरे धीरे वो अपनी कंपनियों को प्राइवेट करता जा रहा है। प्राइवेट करने पर क्या हो रहा है, विदेशों को बेचा जा रहा है। विदेश जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है वो उसकी कंपनियों को खरीद रही है, उसके बदले उसको पैसा देती जा रही है। तो इसी अवस्था में यहाँ पर इराक के पास भी क्या थे, तेल की उपलब्धता थी, पर युद्ध के कारण वो हमारे पास दे नहीं पा रहा था। अमेरिका ने इराक के ऊपर तरह तरह के सैंक्शन लगाए और सैंक्शन लगाने के बाद में उस क्षेत्र विशेष के अंदर पूरी व्यापारिक गतिविधियों को बंद कर दिया। अब भारत तेल लाए तो लाए कहां से, तो भारत ने अमेरिका से रिक्वेस्ट करी कि भैया एक काम करो सर, हमें क्या कर दीजिए, तेल दे दीजिए। तो अमेरिका बहुत बड़ा क्या है, मौका परस्त है, बहुत बड़ा नीच व्यक्ति है बोला जाए तो। कैसे है, अब उसको समझने का प्रयास करते हैं। भारत के इराक के साथ में बहुत ज्यादा मित्रवत संबंध है, पर यही अमेरिका हमें क्या ऑफर देता है, तुम्हें डॉलर चाहिए ना, तो तुम्हें डॉलर मिल जाएंगे, पर उस डॉलर के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी जमीन हमें दे दो। क्यों दे दो, ताकि हम हमारा जो यूएस से जो मिलिट्री आती है वो इतने बड़े क्षेत्र के अंदर अगर फ्लाई करके आएगी तो हमारे को तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो तुम भारत की जमीन दो, भारत की जमीन के ऊपर से हम क्या करेंगे, फ्लाई करके इराक के ऊपर लैंडिंग करेंगे, इराक के ऊपर बम गोले चलाएंगे। तो भारत ने फिर उस अवस्था के अंदर क्या कर सकते थे, मरता क्या ना करता, तेल चाहिए था, पैसा चाहिए था, तो उसके लिए वहां पर अमेरिका के हमने इस पूरे के पूरे मैटर को भी स्वीकारा, इस पूरे प्रपोजल को स्वीकारा और भारत की जमीनें उपलब्ध कराई जिससे इराक के ऊपर हमला किया जा सके। पर उस अवस्था के बाद भी हमारी स्थिति सुधर नहीं पाई। अमेरिका ने हमें कुछ पैसा दिया, उस पैसे के बदले भी हमारी स्थिति उपलब्ध नहीं हो पाई कि हम देश के सामने खड़ा हो पाए, हमारी सरकारें देश के सामने खड़े होकर ये बोल पाए कि हाँ अब हम सक्षम अवस्था में हैं, हम हमारे देश को चलाने लायक स्थिति में। तो वही स्थिति अब क्लोज्ड इकोनॉमी की जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सुनाई थी वो अब सामने आती है। हमारा देश एक बंद अर्थव्यवस्था था, बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी देश के अंदर नहीं आ पाती थी। तो अब भारत जाता है आईएमएफ के पास, वर्ल्ड बैंक के पास। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ऐसी संस्थाएं हैं जो विश्व के देशों को डेवलपमेंट के लिए पैसा उपलब्ध कराती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट कराना है तो आपको वर्ल्ड बैंक पैसा देगा बहुत ज्यादा कम रेट पर अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, इमीडिएटली पैसा चाहिए, तो उस कंडीशन में आईएमएफ पैसा देता है। और आईएमएफ पैसा देता है तो आईएमएफ की सबसे गंदी आदत यह है कि ये पैसा देने के बाद आपको शर्तें देगा। क्या शर्त देगा कि भैया आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी शर्तों को मानना पड़ेगा, हम जो कह रहे हैं उन शर्तों को आपको स्वीकारना पड़ेगा। तो उन शर्तों के ऊपर उसने भारत को क्या दिया, पैसा दिया। शर्तें ये थी कि अब आपको आपकी बंद अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ेगा, वो आपकी बंद अर्थव्यवस्था के अंदर बाहर की कंपनियों को लाना पड़ेगा, बाहर की कंपनियां यहाँ पर आएगी और आने के बाद में यहाँ पर व्यापार करेगी। तो इस स्थिति के अंदर आईएमएफ ने हमें पैसा दिया और फिर उसके बाद हमारी स्थिति ठीक हुई। ये उस समय के फोटो हैं, यहाँ पर ब्रिटेन की क्या है प्रधानमंत्री, अब तो ये नहीं रही, पर ये उस मतलब एरिया के फोटो हैं जिस क्षेत्र विशेष के अंदर, जिस इंग्लैंड के बैंक के अंतर्गत भारत का सोना गिरवी रखा जाता था। ये वहां पर लगभग जो ब्रिटेन और इंग्लैंड का जो बैंक है उसमें तहखाने लगभग 9 बड़े बड़े कैंपस बना रखे हैं। तहखाने में उनके अंतर्गत विश्व का जो भी सोना है, जो भी गिरवी रखता है, वो सोना यहाँ पर रखा जाता है। तो अभी तक हमने देख लिया कि यहाँ पर भारत सरकार ने सोना रखा, अब क्या स्थिति है, क्या ये वही सोना लौट कर आया है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इस टेबल को थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर डेट दे रखी है लगभग 31 मार्च 2024 की, ठीक है, लगभग 2 महीने मार्च अप्रैल ये भाई लगभग 2 महीने पुराना ये डाटा है। भारत के पास लगभग यहाँ पर 822 मैट्रिक टन यहाँ पर क्या है, सोना, ठीक है। यहाँ पर किसमें दे रखा है, मैट्रिक टन में, वॉल्यूम में आपको सोना दे रखा है। और इसमें से लगभग हमने 514 मैट्रिक टन जो सोना है ये हमने विदेशों के अंदर गिरवी रखा है। तो ये कौन सा सोने की बात चल रही है, पहले आप कुछ और सोने की बात कर रहे थे, अब कुछ और सोने की बात कर रहे हैं। तो वो जो हमने सोना गिरवी रखा था ना, वो तो हमने धीरे धीरे क्या कर लिया था, वापस ले लिया था। जो इंग्लैंड और ब्रिटेन की, इंग्लैंड और जापान के जो बैंक थे, उन बैंकों के अंदर हमने जो सोना रखा था वो सोना तो हमने वापस ले लिया। अभी फिलहाल भारत की जो स्थिति है उस स्थिति के अंतर्गत यहाँ पर लगभग 514 मैट्रिक टन हमने सोना विदेशों के अंतर्गत रख रखा है। अब आपने क्यों रख रखा है, भारत क्या एक अनसेफ कंट्री है, भारत के पास रखने के लिए उपलब्ध जगह नहीं है क्या, भारत के पास सुरक्षा उपलब्ध नहीं है क्या इस प्रकार से सोने को रखने के लिए। तो ये एक सोचने वाला विषय है, इसको सोचेंगे बाद में, फिर थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
यहाँ पर क्या है, भारत देश के अंदर जो सोना है हमने अलग अलग जगह पे गिरवी रख रखा है। गिरवी क्यों रख रखा है, इसको गिरवी ना रखा जाए, जमा करके रखा है। अब जमा करके भी क्यों रख रखा है इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जब भी किसी देश के पास में धन उपलब्ध होता जाता है और अगर वो विकासशील कंट्री है, अगर वो क्या है एक ऐसी कंट्री है जो धीरे धीरे क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, डेवलप होगी तो क्या होगा, वहां पर अस्थिरता बनी रहती है, कभी वहां पर चुनाव होते हैं, कभी वहां पर युद्ध होते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंतर्गत ध्यान रखा जाता है कि अगर कोई अनचाही गतिविधि हो जाए, अगर कोई युद्ध हो जाए या युद्ध होने के बाद में कोई दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, हमारे यहाँ कोई सत्ता पलट हो जाए, तख्ता पलट हो जाए, तो ये जो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें न्यूट्रल रख पाए। न्यूट्रल रख पाए इट मींस हम सरकार से सरकार के रिलेशन देते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास जो सोना है हमने उस बैंक के अंदर रख दिया, कल को हमारे देश के ऊपर क्या हो जाए, आक्रमण हो जाए, कल को हमारे देश का तख्ता पलट हो जाए, तो तख्ता पलट एक लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर हुआ है, तो उस अवस्था के अंतर्गत यहाँ पर जो सोना हमने बाहर रख रखा है वो क्या हो जाएगा, बैन हो जाएगा। और ये जो सरकार अभी आई ये कुछ नहीं कर पाएगी, या कोई विदेशी ताकत हमारे ऊपर कब्जा करना चाहे तो विदेशी ताकत यहाँ पर हमारे ऊपर कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि हमने हमारे देश के जो सोने हमारी संपदा उसको कहाँ रख रखा है, बाहर गिरवी रख रखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अभी जो खबर निकल कर आई है, क्या आरबीआई ब्रिंग बैक 100 टन ऑफ गोल्ड रिसीव फ्रॉम यूके वैल्यू। तो ये जो सोना हमने 500 मेट्रिक टन जो रख रखा था उसी के अंदर से जो आया सोना है उसकी बात चल रही है। मतलब भारत के पास जो खबर निकल कर आ रही है अलग अलग मीडिया हाउसेस से कि जो सोना वापस आया है ये वो वाला सोना, ठीक, जो हमने 1991 के समय गिरवी रखा था वो तो हमने वापस बाद में ले आए थे, पर भारत ने सुरक्षा कारणों से धीरे धीरे जो क्या कर रखा है, अलग अलग कंट्रियों में गोल्ड जमा कर रखा था, उस जमा सोने के अंदर से 100 टन सोना अभी देश के अंदर वापस लाए। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये सोना भी वापस अभी क्यों लाए, तो इसके पीछे क्या है, एक और राज है। उस राज को समझने का प्रयास करिए कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, भारत डेवलप हो रहा है, भारत डेवलप हो रहा है, और डेवलपमेंट के साथ में यहाँ पर क्या है, एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि भैया अगर आप क्या कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो आप अपना प्रभुत्व दिखाएंगे। ऐसे ही एक प्रभुत्व थोड़े समय पहले यहाँ पर किसने दिखाया था, यहाँ पर रशिया ने दिखाया था। रशिया भी क्या है, एक लंबे समय से बहुत धन कमा रहा है, तो धन कमाने के बाद में विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बैंकों में अपना पैसा रख देता है। सन 2021 के अंदर इसने यूक्रेन के साथ में युद्ध करा, और युद्ध करने पर क्या हुआ, यूएस ने सैंक्शन लगा दिए। यूएस ने सैंक्शन लगाए तो जितने भी इसके सोने, इसके यार्ड, इसकी जमीन, इसके पास जो संपदा थी जो अलग अलग क्षेत्रों में रख गई थी, यूएस के द्वारा और उन देशों द्वारा जब्त कर ली गई। तो ये क्या हो गया, मुंह ताकता रह गया। इस पूरे युद्ध के अंदर सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा, सबसे बड़ा झटका रूस को लगा था, तो वो रूस को इसी चीज से लगा था कि यहाँ पर जो अमेरिका की सरकारों द्वारा इनका पूरा पैसा क्या कर लिया गया, रख लिया गया, जब्त कर लिया गया। तो ऐसी स्थिति भारत की भी होने वाली है। क्यों होने वाली, क्योंकि कायस लगाए जा रहे हैं। क्या लगाए जा रहे हैं कि भारत के पास में जो सोना है उसको धीरे धीरे यहाँ पर लाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। डेवलप होने के बाद में ये नरेंद्र मोदी जो चुनाव जीतने वाले हैं, या कोई भी सरकार आती है तो पीओके वाला मुद्दा उठेगा, अक्साई चीन वाला मुद्दा उठेगा। तो उस क्षेत्र विशेष के अंतर्गत इसे वापस लाने का प्रयास किया जाएगा इस तीसरे टर्म के अंदर। और तीसरे टर्म के अंदर अगर हम गलती से भी युद्ध कर लेते हैं तो युद्ध करने पर क्या होगा, अमेरिका, वर्ल्ड बैंक, यूएन सब हमारे ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, और सैंक्शन लगाएंगे तो हमारा कमाया हुआ ये जो पैसा है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उनके पास चला जाएगा, बैन हो जाएगा, जैसा रशिया के साथ में हुआ। हम जो कितना अभी भंडार बढ़ा उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर पिछले 5 सालों के अंतर्गत भारत के पास में जो सोने का भंडार है वो बढ़ा। यहाँ पर आप डाटा देखेंगे तो 2019 के अंदर हमारे पास 618 मेट्रिक टन गोल्ड हुआ करता था। अभी की स्थिति में यहाँ पर 822 मेट्रिक टन यहाँ पर गोल्ड हुआ करता है। भारत के पास जो वेल्थ है, भारत के पास में जो क्या है, एक संपदा है जिसको फॉरेक्स बोला जाता है। इसी के आधार पर हम अन्य देशों के साथ में क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। हमारी जो क्षमता नापी जाती है, ठीक है, उसके अंदर गोल्ड का महत्वपूर्ण स्थान होता है। और भी दूसरे देश की क्या होती है, करेंसी नापी जाती है, पर बेसिकली उसके अंदर गोल्ड का महत्व सबसे ज्यादा होता है। तो इसी प्रकार से खबर अभी निकल कर आई है जिसके अंदर हमने क्या करा है, ये जो बाहर रखा सोना था, जमा सोना था, उसको हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वापस ला रहे हैं। यहाँ पर अभी कुछ बैंकों का डाटा है जो अपने पास में, या देशों का डाटा है जो अपने पास में सबसे ज्यादा गोल्ड रखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहला आपको अमेरिका दिखेगा, अमेरिका के बाद जर्मनी, इटली, फ्रांस, और भारत का नंबर आपको कहाँ दिखेगा, सबसे नीचे दिखेगा, जहां पर कितना दिख रखा है आपको, 822 पर। तो देख के हमें क्या हो जाती है, एक प्रकार का मतलब
अच्छा फील नहीं होता, अच्छा फील नहीं होता। इट मीन्स कि हम इतने नीचे हैं, हमारे पास तो सोना ही नहीं है। तो आपको थोड़ा सा और मैं खुश कर देता हूँ। यहाँ पर जो सोना है ना, ये जो सोना आप देख रहे हैं, ये जो सोना है ये भारत सरकार का 822 जो मेट्रिक टन है, ये भारत सरकार का सोना है। जबकि इन देशों के पास में जो सोना है ये इनकी सरकार का है। अब हमारे पास में जो हमारे देश की जो महिलाएं हैं, भारत की जो स्त्रियां हैं, वो लगभग 20,000 मेट्रिक टन सोना अपने साथ में क्या करती हैं, कैरी करती हैं। मतलब जो सोने अपने हमारे पास जो पाटले, कंगन, चेन, बिछिया, कान की ये सारी चीजें बनती हैं, हमारी जो महिलाएं ये पहनती हैं, वो लगभग देश के अंदर 20,000 मेट्रिक टन यहाँ पर सोना हमारे देश के अंदर रहता है। तो खुश होने वाली बात है, सबसे ज्यादा सोना हमारे देश के पास में। वैसे ही हमारे देश के अंदर जो मंदिर है उनके पास में इटली के आसपास का सोना चढ़ावे के रूप में चढ़ाया जाता है। देश के अंदर जो बड़े बड़े मंदिर है और उनका सर्वे कराया जाए तो इटली के आसपास का डाटा सोना सोना उन मंदिरों के अंदर निकल जाएगा। ये जो सोना भारत का आप नीचे देख रहे हैं, भारत सरकार का पर्सनल सोना, ठीक है। जबकि पूरे जो इस विश्व के अंदर सबसे ज्यादा सोना कैरी करा जाता है वो भारत की महिलाओं द्वारा करा जाता है, भारत के मंदिर द्वारा कराया जाता है। अगर इनका टोटल भी लगा लेंगे तो ये टोटल हमारा जो आंकड़ा है, हमारा आंकड़ा सबसे ज्यादा निकलेगा इन पूरे देशों के टोटल लगाने के बाद भी। तो खुश होने की बात है, यहाँ पे दुखी होने वाली बात कुछ नहीं, ठीक है। तो ये पूरी खबर थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया, क्या बताया कि अभी जो सोना आया है ये सोना कौन सा है, सन 1991 से क्या कहानी थी। 1991 के समय हमने जो सोना गिरवी रखा था वो सोना कौन सा था, वो सोना उसी समय वापस आ गया था। पर भारत ने सिक्योरिटी रीजंस के कारण कुछ सोना क्या कर रखा था, विदेशों के अंदर सबमिट कर रखा था। अब धीरे धीरे उस सोने को वापस लाया जा रहा है। ऐसा अभी ही क्यों कर रहे हैं, तो इसका भी मैंने आपको कारण बता दिया कि हो सकता है भविष्य में हम पीओके या किसी भी युद्ध के अंतर्गत अगर आते हैं तो ये लोग विदेशी जो वेस्टर्न कंट्रीज हमारे ऊपर क्या कर देगी, बैन लगा देगी, सेंक्शन लगा देगी। तो उन सेंक्शन में हमारा सारा धन जब्त हो जाएगा। तो उसी चीज से बचने के लिए धीरे धीरे सोने को क्या करा जा रहा है, वापस लाया जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरी खबर थी जिसके अंदर रशिया तक की हमने बात करी थी, ठीक। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो इनकी क्या है, एक दोगलापंथी देखिए। रशिया का सोना इनने जब्त तो करा, रशिया की संपत्ति जब्त करी, पर वही जब्त करी हुई संपत्ति किसको दे रहे हैं, यूक्रेन को दे रहे हैं। बोल रहे बेटा ये रशिया का पैसा है, इससे युद्ध लड़ो। क्या EU reached historic decision to use revenue generated by Russian asset to support Ukraine। मतलब रशिया के साथ तुम्हारा युद्ध चल रहा है, रशिया का जो पैसा हमारे पास रखा है उस पैसे का प्रयोग तुम्हारे इस युद्ध के अंदर रशिया के खिलाफ ही करो। तो इस प्रकार की दोगलापंथी इन देशों द्वारा करी जाती है। इसी से बचने के लिए भारत यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। भारत का पूरा प्रयास है कि धीरे धीरे सोने को वापस से हम क्या कर लें, हमारे देश के अंदर लेकर आ जाए। तो ये सरकारें हैं इस प्रकार के निर्णय लेती रहती हैं। हमें तो खुश होने की बात है, क्यों, क्योंकि विदेशों के अंदर सबमिट हमारा धन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, वापस आता जा रहा है, ठीक। इसी कड़ी में अगर कोई और न्यूज निकल कर आएगी तो मैं जरूर अपने इस चैनल के ऊपर उसे प्रदर्शित करूंगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।